ये लेक्चर पिछले लेक्चर के तसलसल में है। वहां हमने एंगुलर मोमेंटम के ऊपर गौर किया था 2 डायमेंशंस में। अब हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे 3 डायमेंशन में। हम अपनी बात हमेशा क्लासिकल मैकेनिक्स के हवाले से शुरू करते हैं, लेकिन क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में हमें ऑपरेटर से साबका पड़ता है, तो इसलिए हमें कम्यूटेशन रूल्स पर गौर करना होगा। वहां से फिर हम ये देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। फिर ऐसे फंक्शन से साबका पड़ेगा जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स कहलाते हैं। ये खास किस्म के फंक्शंस हैं जिनका मसरफ क्वांटम मैकेनिक्स में जगह जगह होता है। फिर हम इस थियरी का इतलाक एक ऐसे मॉलिक्यूल के ऊपर करेंगे जो सिर्फ 2 एटम्स पर मुश्तमिल है और जो घूम सकता है। एक जर्रा लीजिए, यह सिर्फ जेड एक्सिस के गिर्द घूम सकता है। इसके एंगुलर मोमेंटम की सिमत जेड होगी। अगर यह जर्रा सिर्फ एक्स एक्सिस के गिर्द घूम सकता तो इसकी सिमत एक्स की होती, और अगर यह सिर्फ वाई के गिर्द घूम सकता तो फिर एंगुलर मोमेंटम की सिमत वाई होती। वाज़ेह है कि 3 डायमेंशंस में किसी जर्रे के एंगुलर मोमेंटम के 3 कंपोनेंट होंगे। तो सबसे पहले हमें एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का इंतखाब करना होगा, और इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के हवाले से एंगुलर मोमेंटम का तयन किया जाएगा। तो ये एक जर्रा है, इसका पोजीशन वेक्टर आर है और मोमेंटम वेक्टर पी। आर को आप यूं लिख सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक्स, वाई और जेड, ये इसके कंपोनेंट हैं, और पी एक्स, पी वाई, पी जेड मोमेंटम के कंपोनेंट हैं। इनके हवाले से फिर एंगुलर मोमेंटम बनता है आर क्रॉस पी। ये क्रॉस प्रोडक्ट है जो आपने पहले पढ़ा है। बाज़ दफ़ा इसको डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखा जाता, लेकिन लुबे लुबाब उसका यह है कि एल के 3 कंपोनेंट बनते हैं, एल एक्स, एल वाई, एल जेड। एल एक्स ये है, देखिए यहां एक खास तरतीब है, एल एक्स बराबर वाई पी जेड। तो एक्स वाई जेड इस तरतीब में, फिर यहां पर मनफी जेड पी वाई आएगा। अब इस एक्स वाई और जेड को देखिए, एल वाई में यही तरतीब रहेगी, साइक्लिक। इसको सिर्फ साइकिल करना होगा, वाई जेड एक्स, और फिर जेड के लिए एक बार फिर साइकिल चलाना होगा, जेड एक्स वाई। लिहाजा तरतीब बनती है एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स, जेड एक्स वाई। तो ये 3 कंपोनेंट हमारे सामने हैं एंगुलर मोमेंटम के, और ये तो क्लासिकल मैकेनिक्स का फॉर्मूला है। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जाते हैं तो हर ऑब्जर्वेबल, खुसूसन मोमेंटम, अपने मोमेंटम ऑपरेटर से बदला जाता है। मोमेंटम ऑपरेटर एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है। पी एक्स ऑपरेटर एच बार बटा आई डी बाई डी एक्स है, ये एच बार प्लांक्स कांस्टेंट है, और इसी तरह पी वाई ऑपरेटर डी बाई डी वाई और पी जेड ऑपरेटर डी बाई डी जेड बनता है। लिहाजा जो क्लासिकल एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट था, अब वो क्वांटम मैकेनिक्स में एक ऑपरेटर बन जाता है। वो ऑपरेटर एक्स वाई जेड उसी तरतीब से बनता है। अलबत्ता यहां पर अगर आप पी जेड की जगह पर ये डालें और पी वाई की जगह पर ये डालें, तो फिर एल एक्स ऑपरेटर ये ऑपरेटर बना।
अब चूंकि ऑपरेटर्स आपस में कम्यूट अक्सर औकात नहीं करते, इसलिए हमें कम्यूटेशन रिलेशंस पर गौर करना होगा। मैं आपकी थोड़ी सी याद दहानी कराता हूं। कम्यूटेटर ऑफ ए विथ बी, ए बी मनफी बी ए बनता है, तो तरतीब से फर्क पड़ता है। और वाज़ेह है कि अगर मैं इनकी तरतीब बदल दूं, यहां बी ए कर दूं, तो ये उसका मनफी बन जाता है। कुछ वक्त के बाद हमें ए बी सी की जरूरत पड़ेगी, तो इसके माने हैं ए बी सी मनफी बी सी ए। अब इसको हम एक दूसरी शक्ल में लिख सकते हैं। यहां पर मैंने मनफी बी ए सी लिखा और यहां मुस्बत, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ें तो इससे तो सिफर मिलता है, जीरो ऑपरेटर। चुनाचे इसको डालने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब आप ये देख सकते हैं कि इसको ऐसी शक्ल दी जा सकती है। लिहाजा यहां पर ए बी सी जमा बी ए सी बना। तो हमने इस तरह से इस कम्यूटेटर को एक दूसरी निस्बतन सादा शक्ल दी है। इसी तरह से हम ए बी कम्यूटेटर सी को यूं लिख सकते हैं, ए कम्यूटेटर बी सी जमा ए कम्यूटेटर सी बी। तो चलिए हम अपने असल काम की तरफ जाते हैं। ये एल एक्स है, एल वाई और एल जेड, ये ऑपरेटर्स हैं और ये एक दूसरे से कम्यूट नहीं करते। उसकी वजह ये कि एक्स और पी एक्स का कम्यूटेटर आई एच बार है, वाई और पी वाई का भी आई एच बार है, और इसी तरह जेड और पी जेड का। एक्स अलबत्ता वाई के साथ कम्यूट करता है, पी वाई के साथ कम्यूट करता है, और जो दीगर कम्यूटेटर्स हैं वो सारे के सारे सिफर हैं। फिजिकली इसका मतलब ये बनता है कि एक्स और पी वाई का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, और एक्स और पी जेड का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, वगैरह वगैरह। जब दो ऑपरेटर्स आपस में कम्यूट करते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से लाताल्लुक हैं, मगर एक्स और पी एक्स एक दूसरे से लाताल्लुक नहीं हैं। जब हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर गौर किया था तो हमने देखा था कि उस प्रिंसिपल की बुनियाद तो दरअसल ये है, मतलब ये कि एक्स और पी एक्स आपस में कम्यूट नहीं करते। तो चलिए अब हम एल एक्स और एल वाई का कम्यूटेटर मालूम करते हैं। सबसे पहले एल एक्स लिख लीजिए, एल एक्स जो ऊपर है, और एल वाई जो यहां पर है। अब यहां पर चार टर्में बनेंगी, वाई पी जेड और जेड पी एक्स। तो ये और ये, फिर ये और ये जो कि यहां पर है, फिर ये और ये जो इधर है, और आखिर में ये और ये। यहां देखें कि मनफी अलामत है और यहां पर भी मनफी, लिहाजा यहां पर मुस्बत है। अब चलिए इन चार कम्यूटेटर्स को हम हल करते हैं। अब वाज़ेह है कि y क्योंकि पी जेड, जेड और पी एक्स सब के साथ कम्यूट करता है, तो इसको आप एक तरफ कर सकते हैं, आगे पीछे अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और इसी तरह पी एक्स, जेड और पी जेड और वाई सबके साथ कम्यूट करता, तो इसको भी आप बाहर निकाल सकते हैं। रह जाता है पी जेड कम्यूटेटर जेड। अब चलिए इस पर आते हैं। यहां सारी टर्में एक दूसरे से कम्यूट करती हैं, वाई एक्स के साथ, वाई पी जेड के साथ, पी जेड एक्स के साथ, पी जेड के साथ, और इसीलिए ये कम्यूटेटर सिफर होगा। यहां भी आपको सिफर ही मिलेगा। यही वजह है क्योंकि जेड जेड के साथ कम्यूट करता, पी एक्स के साथ करता, पी वाई इनके साथ करता। आखिर में ये टर्म रह जाती है। यहां पर
z और pz एक दूसरे से कम्यूट नहीं करेंगे, लेकिन py और pz बाकियों से कम्यूट करते हैं, लिहाजा खाली ये रह जाता। मगर ये z pz तो आप जानते हैं कि IH बार है, जबकि ये pz z मनफी IH बार होगा। तो यहां पर मनफी IH बार YPX ही रहेगा। यहां से वही चीज होगी लेकिन मुस्बत। अलबत्ता ये देखें कि इधर XPY है, यहां YPX है, इसको फिर आप यूं लिख सकते हैं। मगर ये देखें कि XPY मनफी YPX ये तो LZ के बराबर है, जो ऊपर दर्ज है यहां पर। लिहाजा हमने ये साबित कर दिया कि LX और LY का कॉम्यूटेटर IH बार LZ बना। और अब बस आप साइकिल चला सकते हैं, XYZ की तरतीब बदल सकते हैं। तो ये तरतीब अब यहां पर Y, Z और X की है, फिर अगले में Z, X और Y की होगी। ये तीन कॉम्यूटेशन रिलेशंस दरअसल एंगुलर मोमेंटम की पहचान हैं। अब इन्हीं को मैं दोबारा लिखता हूं और अब इनसे हम कुल एंगुलर मोमेंटम का मुरब्बा बनाएंगे, यानी कि L स्क्वेयर जो कि L डॉट L है, और ये LX स्क्वेयर जमा LY स्क्वेयर जमा LZ स्क्वेयर है, इसे हम टोटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। अब L स्क्वेयर और LX का हम कॉम्यूटेशन मालूम करेंगे। तो L स्क्वेयर LX का कॉम्यूटेटर जाहिर है कि ये तीन कॉम्यूटेटर्स पर मुश्तमिल होगा। पहला ये, और ये तो सिफर है इसलिए कि LX तो LX के साथ कम्यूट करता है। अलबत्ता यहां पर LY और LX का कॉम्यूटेटर है, इसकी ताकत 2 है। यहां भी LZ और LX का है और इधर भी ताकत 2 है। लिहाजा अब यहां हमें 3 टर्म मिली, एक तो सिफर है। ये आप जानते हैं कि LX और LY का IH बार LZ है, लेकिन चूंकि यहां 2 LY हैं और जो आपने कॉम्यूटेशन रिलेशंस का पहले ताल्लुक देखा था, इसीलिए यहां पर ये 2 भी आता, और मनफी इसलिए कि यहां LY और LX है। LX और LY यहां तो एक मुस्बत अलामत आती है, और फिर इधर से आपको LZ मिलता है। अब ये 2 आपस में कट जाते हैं, नतीजा ये कि L स्क्वेर्ड LX के साथ कम्यूट करता है। इसी तरह अगर LX की जगह पर आपने LY रखा होता या LZ रखा होता, तो ये तीनों कंपोनेंट्स L स्क्वेर्ड से कम्यूट करते हैं। अब इसके माने ये बने कि हम L स्क्वेर्ड और LX को चुन सकते हैं, या L स्क्वेर्ड और LY को, या फिर L स्क्वेर्ड और LZ को। ये आप जानते हैं कि जब 2 ऑपरेटर्स आपस में कम्यूट करते हैं तो उनका आइगन फंक्शन मुश्तरक हो सकता है। अब हमें ये तय करना होगा कि क्या हमें ये लेना है या फिर ये लेना है। फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन आमतौर पर L स्क्वेर्ड और LZ को पसंद किया जाता। इसकी कोई खास वजह नहीं, आखिर एक तो हमें लेना है इन तीनों में से। लेकिन यह नोट कीजिए कि LX और LY और LZ और LX आपस में कम्यूट नहीं करते। चुनाचे कोई ऐसा आइगन फंक्शन नहीं हो सकता जो LX, LY, LZ और L स्क्वेर्ड चारों का आइगन फंक्शन हो। बहरहाल अब हमने ये तय कर लिया कि L स्क्वेर्ड और LZ ही को चुना जाएगा और इनके मुश्तरक आइगन फंक्शंस तलाश किए जाएंगे। आइगन फंक्शंस मालूम करने की गर्ज से सबसे पहले तो हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है।
एक्स वाई जेड मुनासिब नहीं इस काम के वास्ते। तो चलिए हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं जिसमें ये वेक्टर आर है, ये एंगल थीटा है और ये फाई है। अब इसको हम यूं भी जाहिर कर सकते हैं, ये ज़रा ज़्यादा खूबसूरत शक्ल बनी उसकी। तो ये वेक्टर आर है और फाई इसके गिर्द यूं घूमता है, यानी कि अगर आप आर को मुस्तकिल रखें और सिर्फ फाई को तब्दील करते जाएं तो वो इस दायरे में घूमकर वापस आएगा, या अगर आप नीचे से शुरू करें तो इस दायरे में घूमकर यहां पर वापस आएगा। यहां से यह जाहिर होता है कि अगर आप यहां से शुरू करते हैं तो 2 पाई एंगल से गुजरने के बाद आप इसी नुक्ते के ऊपर पहुंचेंगे। अलबत्ता यहां से यह जाहिर होता है कि थीटा को सिर्फ 0 से पाई तक पहुंचना जरूरी है। इस तरह से इस कुर्रे के हर नुक्ते पर आप पहुंच सकते हैं। थीटा को 0 से पाई तक जाना है और फाई को 0 से 2 पाई तक। तो चलिए हम दोबारा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर पहुंचते हैं। यहां वेक्टर आर को एक्स वाई जेड लिखा जा सकता है जो इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, या फिर आर थीटा फाई, और इन दोनों में ताल्लुक इस तरह से बनता है। इसको आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ये लीजिए z बराबर आर कोसाइन थीटा के। तो इस डायग्राम में देखें कि ये लंबाई r है। अगर आप इसको z एक्सिस पर प्रोजेक्ट करते हैं तो ये लंबाई यहां से यहां तक r कोसाइन थीटा बनेगी। फिर ये देख सकते हैं कि यहां r का प्रोजेक्शन मतलब ये कि ये लंबाई r साइन थीटा है। लिहाजा अगर आप x पर इसका साया देखते हैं या y पे इसका साया देखते हैं तो x ये बनेगा और y ये बनेगा। अब एंगुलर मोमेंटम का z कंपोनेंट देखिए जो कि ये है x पी वाई मनफी वाई पी एक्स। जब हम इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर की सूरत में लिखते हैं तो यहां x डी बाई डी वाई आएगा और यहां y डी बाई डी एक्स। अब हम कैलकुलस की तरफ लौटते हैं जहां चेन रूल आपने जरूर पढ़ा होगा। तो फर्ज कीजिए कि कोई फंक्शन है जो r थीटा और फाई पर मुनहसर है। लिहाजा अगर आप d बाई डी एक्स जानना चाहते हैं, मतलब यह कि y और z को मुस्तकिल रखे हुए अगर आप x में थोड़ी सी तब्दीली करते हैं तो उसका मतलब यह कि r में थोड़ी सी तब्दीली आएगी, चुनाचे dr बाई डी एक्स मालूम होना चाहिए। फिर चूंकि थीटा में भी तब्दीली आएगी तो डी थीटा बाई डी एक्स, और इसी तरह डी फाई बाई डी एक्स भी मालूम होना चाहिए। चेन रूल के बकौल डी बाई डी एक्स फिर डी बाई डी आर डी बाई डी थीटा और डी बाई डी फाई के बराबर है, और उसके आगे ये कोएफिशिएंट्स हैं, एक ये और तीसरा ये कोएफिशिएंट्स मसलन डी आर बाई डी एक्स आप यहां से मालूम कर सकते हैं। ये एक सादा सा काम है मगर हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा, चुनाचे ये आपको खुद करना पड़ेगा। तो जब आप डी आर बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स, डी फाई बाई डी एक्स इनसे पता करेंगे तो एल जेड एक बहुत ही सादा शक्ल इख्तियार करेगा, और ये आपको करके देख लेना चाहिए। एल जेड बनता है डी बाई डी फाई और इसके आगे एच बार बटा आई। इस सादा डिफरेंशियल ऑपरेटर के आइगन फंक्शंस मालूम करना तो एक बहुत ही आसान काम है, बल्कि इसका जवाब तो आप एकदम मालूम कर सकते हैं। इसमें कोई लंबी कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है। e टू दी आई एम फाई, तो m यहां कुछ भी हो सकता है, कोई सा अदद है, मुस्तकिल अदद है। अगर हम d बाई डी फाई से इस e टू दी आई एम फाई पर अमल करें तो आई एम नीचे उतरेगा
और e टू दी आई एम फाई तो वैसे ही रहेगा। i और i आपस में कट जाएंगे, चुनाचे यहां पर सिर्फ h बार m रहेगा। और यह साबित हुआ कि LZ जब इस फंक्शन पर अमल करता है तो वही फंक्शन बरामद होता है e टू दी आई एम फाई और इसके आगे h बार m। चुनाचे इसको हम आइगन वैल्यू कहेंगे और इसको आइगन फंक्शन। तो ये बात तो हमने तय कर ली कि ये आइगन फंक्शन है, ये आइगन वैल्यू है, लेकिन ये m है क्या? आखिर मैंने कोई शर्त तो नहीं लगाई थी m के ऊपर। मैंने सिर्फ ये कहा था कि जो भी m आप डालेंगे वो इसका आइगन वैल्यू बनेगा। लेकिन हम m को अब किसी हद तक तय कर सकते हैं, कम से कम इसके ऊपर एक शर्त लगा सकते हैं। वो शर्त ये है कि अगर हम फाई में इजाफा करें 2 पाई का, मतलब ये कि अगर आपने यहां से शुरू किया तो 2 पाई के फेरे से आपको उसी कीमत पर पहुंचना चाहिए। मतलब ये कि आइगन फंक्शन की 2 कीमतें एक ही नुक्ते के ऊपर नहीं हो सकती। लिहाजा इसमें अगर आप 2 पाई का इजाफा करते हैं तो e टू दी आई एम 5 + 2 पाई इसके बराबर होना चाहिए। चुनाचे इधर से e टू दी आई 2 पाई m 1 के बराबर होना चाहिए। अब इसका मतलब यह कि m की सिर्फ वही कीमतें हो सकती हैं जो इसको पूरा करती हों। लिहाजा m सिर्फ 0 या 1, -1, 2, -2 वगैरह ऐसे आदाद ही हो सकता है, दरमियान की कोई चीज मुमकिन नहीं। मिसाल के तौर पर अगर आपने यहां m की कीमत 0.3 रखी तो एक फेरे के बाद ये इसी कीमत पर वापस नहीं आएगा, आइगन फंक्शन सिंगल वैल्यूड नहीं होगा। यह बात तो एंगुलर मोमेंटम के z कंपोनेंट की बाबत थी। अब हम टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को देखते हैं जो कि ये है। अब यहां पर अगर हम x को r sin थीटा cos फाई, y को r sin थीटा sin फाई, z को r कोसाइन थीटा के बराबर कर दें और फिर वो डेरिवेटिव्स मालूम करें तो फिर कुछ मेहनत करने के बाद ये नतीजा बरामद होता है। ये भी आप बासानी चेक कर सकते हैं, अलबत्ता इस पर थोड़ा सा वक्त आपको जरूर लगेगा। बहरहाल इसे मानते हुए हम आगे चलेंगे। अब यहां पर जैसा कि आप जानते हैं L² और LZ तो आपस में कम्यूट करते हैं और इसीलिए L² और LZ के मुश्तरका आइगन फंक्शंस मालूम करना मुमकिन है। L² और LZ के मुश्तरका आइगन फंक्शंस को स्फेरिकल हार्मोनिक्स का नाम दिया गया है। गोया कि जब L का मुरब्बा इस पर अमल करेगा तो यही फंक्शन वापस मिलेगा और जब LZ इस पर अमल करेगा तो भी y ही मिलेगा, अलबत्ता इसकी आइगन वैल्यू कुछ होगी और इसकी आइगन वैल्यू कुछ और होगी। बाज दफा YLM को यूं भी लिखा जाता, तो किताबों में आपको ये नोटेशन भी मिलेगी और ये भी। इन आइगन फंक्शंस यानी कि इन स्फेरिकल हार्मोनिक्स को मालूम करने का एक बाज़ाब्ता तरीका जरूर है, लेकिन हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि जो किताबों के अंदर आपको मिलते हैं क्या वो दुरुस्त हैं कि नहीं। तो सबसे पहले ये लीजिए y00 जो कि थीटा और फाई पर मुनहसर नहीं है, महज एक अदद है, एक कांस्टेंट है, वो ये लिखा जाता 1/√4 पाई। √4 पाई क्यों, इसकी जरूरत हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। बहरहाल हम बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि ये L² और LZ का
मुश्तरका आइगन फंक्शन है। ये देख लीजिए कि जब LZ जो कि ये है किसी मुस्तकिल अदद पर अमल करता है तो उसके नतीजे में सिफर मिलता है। लिहाजा LZ बराबर सिफर के है और यहां पर अगर एक Y होता तो सिफर ज़र्ब Y होता। लिहाजा ये आइगन फंक्शन है विथ जीरो आइगन वैल्यू। और इसी तरह से यहां भी डिफरेंशियल ऑपरेटर्स हैं। अगर यहां 1/√4 पाई लिखा जाए तो ये उसे ख़त्म कर देगा और ये भी उसे ख़त्म कर देगा। लिहाजा L² ऑन Y 0 इज 0। तो इस सूरत में आइगन वैल्यूज सिफर हैं, आइगन फंक्शन अलबत्ता सिफर नहीं है। चलिए, ये बहुत ही सादा मिसाल थी, लेकिन अब हम एक दूसरा आइगन फंक्शन देखते हैं, Y11। मैं बाद में बताऊंगा कि ये 1 और 1 क्यों लिखा जाता और ये 0 और 0 क्यों लिखा जाता। फिलहाल बस हम ये चेक करते हैं कि ये भी आइगन फंक्शन है। तो चलिए, Y11 जो कि ये है, अब हम इसके ऊपर LZ लगाते हैं। LZ जो कि ये है, जब E ताकत I फाई पर अमल करता है तो I नीचे उतरता है और ये यहां भी होगा और यहां भी है, चुनाचे ये और ये आपस में कट जाएंगे। लिहाजा LZ Y11 पर सिर्फ ये H बार ही देगा। चुनाचे LZ का आइगन फंक्शन आपके सामने है। इस मुस्तकिल अदद से कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही यहां पर इसने कोई रोल अदा किया। वो इसलिए कि d/d फाई ने साइन थीटा को नहीं छेड़ा। अब चलिए हम L² इस पर लगाते हैं, यानी कि जब ये ऑपरेटर इस पे अमल करेगा तो फिर क्या मिलेगा। जब d/d फाई 2 दफा साइन थीटा e⁻⁵ फाई पर अमल करेगा, इस साइन थीटा को तो खैर आप बाहर निकाल सकते हैं, तो ये 1/sin⁻ बना। लेकिन जब d/d फाई 2 दफा e⁻⁵ पर लगता है तो उसके नतीजे में I ताकत 2 मिलता है, जो कि -1 है। चुनाचे यहां से -1/sin⁻ e ताकत I⁵ मिला। लिहाजा हमने इसका अमल जान लिया। अब हम ये लगाएंगे तो ये ऑपरेटर अब sin थीटा e ताकत I⁵ पे लग रहा है। d/d थीटा साइन थीटा पर लगेगा, जिससे हमें कोसाइन थीटा मिलता। उसके बाद यहां होगा साइन थीटा कोसाइन थीटा e ताकत I⁵, फिर d/d थीटा उस पर दोबारा लगाएं और ये अगर आप करके देखें तो 1/sin⁻ e ताकत I⁵- -2 sin थीटा e ताकत I⁵ मिलता। अब इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ने से ये और ये आपस में कट जाते हैं, क्योंकि यहां पर मनफी अलामत है। चुनाचे सिर्फ ये रह जाता है साइन थीटा e⁻⁵ और इसके आगे H बार का मुरब्बा है। चुनाचे हमने ये साबित कर लिया कि जब L² Y11 पर अमल करता है तो इससे H⁻² और इस 2 को मैंने 1 × 1 + 1 लिखा। इसकी एक खास वजह है जो मैं बस अभी 1 मिनट में बयान करूंगा। बहरहाल ये साबित हो गया कि L² Y11 पर Y11 ही देता है और LZ Y11 पर Y11 ही देता है। अलबत्ता यहां पर आइगन वैल्यू ये है और इधर आइगन वैल्यू ये है। L² के बाज़ाब्ता तज्ज़िये से
हम ये जान सकते हैं कि एल स्क्वेर्ड का आइगन वैल्यू हमेशा इस किस्म का होगा, एच बार स्क्वेर्ड एल इंटू एल प्लस वन, और एल जेड का हमेशा होगा एम इंटू एच बार, जहां एल की कीमतें 0, 1, 2, 3 वगैरह हैं और एम की कीमत हमेशा मुस्बत एल से लेकर मनफी एल तक चलती हैं। तो यहां 3 मिसालें आपके सामने हैं। एल 0, ये जो हम चेक कर चुके हैं, एल बराबर 1, जिसका एक रुकन हमने देख लिया है, ये वो है जिसके ऊपर हमने एल स्क्वेर्ड लगाया था, और फिर एल जेड भी। तो एल स्क्वेर्ड इस पर 1 इंटू 1 प्लस 1 देता है, जबकि एल जेड इसके ऊपर सिर्फ एच बार देता है, ये गोया के एम 1 का है। यहां पर y1 0 है, तो ये एल की कीमत है, ये एम की है, एम 0 है। अगर आप एल जेड इस पर लगाएं तो वाज़े है कि आपको 0 मिलेगा, क्योंकि यहां पर फाई तो है ही नहीं। चुनाचे ये आइगन फंक्शन एल इक्वल्स 1, एम इक्वल्स 0 का है। अगर यहां 1 की जगह पर मनफी 1 होता तो यहां आपको मनफी आयोटा फाई लगाना होता, और वाज़े है कि जब एल जेड उस पर अमल करेगा तो आपको मनफी एच बार मिलेगा। इसी तरह हम एल बराबर 2 के लिए, एल बराबर 3 के लिए वगैरह ये सारे आइगन फंक्शंस मालूम कर सकते हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता अगर आप इन्हें डिराइव करना चाहें तो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वक्त की कमी के बायस हम ये नहीं कर पाएंगे। अलबत्ता इसकी एक फिजिकल तस्वीर है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो फर्ज कीजिए कि एल 2 के बराबर है। उस सूरत में एल स्क्वेर्ड जब y2m पर अमल करेगा तो उससे एच बार स्क्वेर्ड 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 6 मिलेगा, और फिर जो स्फेरिकल हार्मोनिक यहां पर है वो आपको यहां पर मिलेगा। इसकी तस्वीर कुछ यूं बनती है। तो यहां 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 6 बराबर 2.449 के है। गोया के इस वेक्टर की लंबाई इतनी है और इसकी सिमतें 1, 2, 3, 4 और 5 ही हो सकती हैं। जो प्रोजेक्शन बनता है जेड एक्सिस के ऊपर, तो ये जेड एक्सिस है, वो 2 एच बार, 0 एच बार, मनफी एच बार, मनफी 2 एच बार के बराबर है। ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर कहीं और नहीं हो सकता। मसलन ये दरमियान में नहीं हो सकता, और न ही ये इधर हो सकता या कहीं और हो सकता। अगर आप इस जर्रे के एंगुलर मोमेंटम की पैमाइश करते हैं तो उसके जेड कंपोनेंट की आपको सिर्फ 5 मखसूस कीमतें मिल सकती हैं। गोया के 2 एच बार, 0 एच बार, मनफी एच बार, मनफी 2 एच बार। दरमियान में आपको कोई कीमत कभी नहीं मिल सकती। यहां पर यह भी देखें कि एल एक्स और एल वाई ये गैर मुतय्यन है। इसकी तस्वीर यूं बनती है। तो अगर ये m इक्वल्स 2 स्टेट में है, मतलब ये कि प्रोजेक्शन z एक्सिस के अलोंग 2 एच बार का है, तो उस सूरत में एंगुलर मोमेंटम वेक्टर यूं चक्कर काटता है। गोया के एल एक्स और एल वाई की कोई यकीनी वैल्यूज नहीं है। m इक्वल्स 1 की हालत में हो तो फिर वो इस दायरे में घूमेगा, वगैरह वगैरह।
स्फेरिकल हार्मोनिक्स कारामद इसलिए हैं कि इनकी ये दो सिफात हैं जो बहुत अहम हैं। अगर फाई और थीटा के ऊपर इंटीग्रेट किया जाए तो फाई, जैसा कि आप देख चुके हैं, 0 से 2 पाई तक चलता है और थीटा 0 से पाई तक चलता है। मगर यहां पर साइन थीटा है, वो इसलिए कि जब आप पोलर कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करते हैं तो d3r बराबर है r² साइन थीटा डी थीटा डी फाई के। यहाँ खैर r तो एक मुस्तकिल कीमत रखता है, लिहाजा जो इंटीग्रेशन थीटा और फाई के ऊपर है वो साइन थीटा के साथ है। यहाँ पर अगर आप दो स्फेरिकल हार्मोनिक्स लें और दोनों एक ही नुक्ते के ऊपर हैं, थीटा फाई, अलबत्ता ये YLM है और ये YL' M' है। ये इंटीग्रल 0 होगा अगर L और L' एक दूसरे से मुख्तलिफ हों या अगर M और M' में फर्क हो। अगर L' और L बराबर हों, M' और M बराबर हों, तो फिर उस सूरत में यह कीमत 1 होगी। अब आप ये बआसानी चेक कर सकते हैं कि जब हमने यहां 0 रखा था, गोया कि 1/√4 पाई और यहां भी 1/√4 पाई, तो ये 1/4 पाई बना था। जब आप फाई पर इंटीग्रेट करते हैं तो यहां से 2 पाई आ जाएगा और जब आप साइन थीटा पर इंटीग्रेट करें तो यहां से 2 मिलेगा। तो ऊपर 4 पाई होगा और नीचे भी 4 पाई, गोया कि यहां पर आपको 1 मिलेगा। इसको बाज दफा मुख्तसर करके यूं लिखा जाता, ये ओमेगा सॉलिड एंगल कहलाता है, मगर इसके माने बिल्कुल यही हैं जो ऊपर बयान किए हुए हैं। यानी कि आप अगर थीटा और फाई पर इंटीग्रेट करें और साथ साइन थीटा लगाएं तो फिर 1 होगा बशर्ते के L और L' बराबर हों और M' और M बराबर हों। तो बिल्कुल जो बात यहां पर बयान की गई है। स्फेरिकल हार्मोनिक्स की अफादियत इसलिए बनती है कि ये एक मुकम्मल सेट है, जिसके माने ये हुए कि अगर कोई सा भी फंक्शन हो, फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई, तो उसको आप एक सीरीज में खोल सकते हैं। उस सीरीज में ये स्फेरिकल हार्मोनिक आते हैं और इसके आगे कोई से कांस्टेंट्स, ये आम नंबर्स हैं, आदाद हैं, जिनको आप जान सकते हैं। और उसका तरीका बहुत आसान है। अगर आप यहां Y* से यानी कि Y कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें और इधर भी करें और दोनों साइड्स को एंगल के ऊपर इंटीग्रेट करें तो वहां से A निकल आएगा। बहरहाल हम वो यहां पर नहीं करेंगे, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स की किसी किताब में आप जरूर देखिएगा कि ये A कैसे हासिल किया जाता। बेहतर तो ये होगा कि आप खुद अपने तौर पर यह दरियाफ्त करें, सिर्फ ऊपर के इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए। आखिर में जो कुछ हमने सीखा है उसका इतलाक हम एक ऐसे मॉलिक्यूल पर करेंगे जिसमें 2 एटम हैं और जो किसी महवर के गिर्द घूम रहा है। इसका घूमना क्वांटम मैकेनिक्स के ताबे है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे समझा जाए। ये 2 एटम हैं, उनको एक ही मास का समझ लीजिए या 2 मुख्तलिफ मासेस के। अगर बराबर हैं तो इनका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा और इस महवर के गिर्द ये घूम रहा होगा। अब इसका हैमिल्टोनियन तो एनर्जी के बराबर है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम का मुरब्बा बटा 2I। इस डायग्राम के हवाले से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है m2 r2 स्क्वेर्ड
जमा m1r1 स्क्वेर्ड। बहरहाल ये कोई सा मुस्तकिल अदद है और हमने तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन हल कर ही लिया, इसलिए कि हमने एल स्क्वेर्ड के आइगन फंक्शंस मालूम कर लिए हैं। अब हैमिल्टोनियन में अगर खाली एल स्क्वेर्ड ही हो तो ये 2i महज एक इजाफी अदद है और यहां से एनर्जी निकलती है h⁻² l इंटू l+1/2i। इस l की कीमत 0 हो सकती है या 1, 2, 3, 4 वगैरह वगैरह। तो अगर हम इसकी मुमकिना एनर्जीज मालूम करना चाहें तो वो हमारे सामने है। सबसे कम एनर्जी तो l=0 की होगी जो यहां पर है, फिर l=1, l=2, 3, 4 और आप देखते हैं कि इनके दरमियान अब फासला बढ़ता चला जा रहा है। ये रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहलाता है। यहां एनर्जीज की एक खास तरतीब है। शुरू में फासला कम होता है और फिर ये फासला बढ़ता जाता है। ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं, मसलन नाइट्रोजन N2 या ऑक्सीजन O2 वगैरह, जिनमें इसी तरह का स्पेक्ट्रम बहुत नुमाया है। अब ये हैमिल्टोनियन इतनी आसानी से क्यों हल हुआ? इसलिए कि हमने इन दोनों के दरमियान फासला मुस्तकिल रखा था। लेकिन अगर बिलफर्ज ये प्रोटॉन होता और ये इलेक्ट्रॉन, तो इनके दरमियान फासला हरगिज मुस्तकिल नहीं होगा और फिर हमें श्रोडिंगर इक्वेशन हल करना होगी जहां एक रेडियल पार्ट भी होगा, गोया कि ये फासला r मुस्तकिल नहीं होगा। जब हम हाइड्रोजन एटम हल करेंगे इस कोर्स में तो हमें इस इक्वेशन से और l² के आइगन फंक्शन से दोबारा साबका पड़ेगा।